नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप जियोपॉलिटिक्स और करंट अफेयर्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइए। आज हम बात कर रहे हैं इंडिया और जर्मनी के बढ़ते डिप्लोमेटिक और हर तरीके के रिलेशन के ऊपर। डिप्लोमेटिक वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये जो अभी हाल ही में इंसिडेंट हुआ है, जर्मनी के जो चांसलर इंडिया आए और उन्होंने जो इंडिया को प्रपोजल्स दिए, तो ये डिप्लोमेटिक एक तरीका था जो इंडिया को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने किया। अब आज हम एक इसी टॉपिक पे अपना ओपिनियन देंगे एक वीडियो पर, जो कि वीडियो है पवनीत सिंह जी का, और इनके वीडियो का टाइटल है भारत और जर्मनी का असली खेल, काउंटर चाइना, डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक, ग्लोबल साउथ, फोकस ऑन इंडिया। तो बिना देरी के पहले देखते हैं इनका वीडियो, फिर देते हैं अपनी राय। इनके वीडियो लिंक का डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना पूरा इनका लिंक शेयर किया हुआ है। अगर आप इनका वीडियो देखना चाहें या इनको और मुझे सपोर्ट करना चाहें तो लाजमी करना आपका बनता है। चलिए देखते हैं वीडियो। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बायलैटरल विजिट भारत के प्रधानमंत्री के साथ हुई। इस विजिट के तहत भारत और जर्मनी के रिश्ते इतने गहरे हुए कि जिसके बारे में चर्चा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हर एक भारतीय का एक ये कर्तव्य है कि वो ये समझे कि भारत इस मोमेंट पर आज विश्व में कितना महत्वपूर्ण देश बनता जा रहा है। इसी रीजन से आज के इस वीडियो में हम भारत और जर्मनी के इन रिश्तों के बारे में चर्चा करेंगे। जर्मनी के हेड ऑफ द स्टेट के विजिट पे भारत आने से पहले जर्मनी ने एक हफ्ता पहले ही एक बड़ा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट रिलीज किया। इस डॉक्यूमेंट का नाम था फोकस ऑन इंडिया। पहली बार वेस्टर्न यूरोप के एक बहुत प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण देश जर्मनी ने भारत को लेके एक एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट रिलीज किया है। आज की डेट में जो लोग सत्ता विपक्ष में बैठे हैं और जिनको आदत है देश के बारे में सिर्फ मजाक उड़ाने की कि भारत का डंका कहाँ बजता है, उनको ये चीज़ पहली बात समझनी है कि अगर डंका ना बजता होता तो आज एक विश्व का इतना महत्वपूर्ण देश जिसका नाम जर्मनी है वो भारत को लेके एक एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट फोकस ऑन इंडिया रिलीज ना करता। ये पहली बार है कि यूरोप के किसी इतने नामी गिरामी देश ने भारत के लिए ये जो डॉक्यूमेंट रिलीज किया, इसमें उसने दो ब्रॉड चीजें बड़ी स्पष्ट कर दी। सबसे पहले उसने ये बता दिया कि जर्मनी की सरकार के अंदर जितने भी उसके विभाग हैं, सरकारी विभाग, उन सारे सरकारी विभागों की सोच एक डायरेक्शन में चलेगी भारत को लेके। अभी तक समस्या ये आती थी कि जब हम जर्मनी और भारत के रिश्ते देखते हैं तो ये रिश्ते आज की डेट में तीन बड़े ड्राइवर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहला ड्राइवर था टेक्नोलॉजी। जर्मनी भारत को बहुत सारी टेक्नोलॉजी देता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का एक रिश्ता बड़ा गहरा है। दूसरा है ट्रेड और तीसरा है माइग्रेशन, यानी कि भारत से बहुत सारी स्किल्ड लेबर आज की डेट में जर्मनी माइग्रेट करती है, जर्मनी की इकोनॉमिक ग्रोथ में जर्मनी की मदद करती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज जानने की यह है कि ये जो तीन फैक्टर थे, इन तीन फैक्टरों में तीन अलग अलग सरकारी विभाग जर्मनी की तरफ से इन्वॉल्व थे। पहली बार फोकस ऑन इंडिया डॉक्यूमेंट के तहत ये चीज इंश्योर हुई कि जर्मनी के अंदर जितने भी उसके सरकारी विभाग हैं उन सारों की सोच एक सिंगल डायरेक्शन में भारत को लेकर चलेगी। यानी कि जर्मनी अब एक होल ऑफ द नेशन अप्रोच लगा के भारत को एक सिंगल पॉइंट नजरिए से देखेगा। और दूसरा, एक्सटर्नल लेवल पर इस फोकस ऑन इंडिया डॉक्यूमेंट से पहली बात तो जर्मनी ने यह मैसेज पूरे विश्व को दे दिया कि भारत हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेयर है जिसके साथ हम आने वाले समय में अपने संबंध और गहरे करना चाहते हैं और हम उसको एक एलाई के नजरिए से देखते हैं। अब एक एक करके हम चर्चा करते हैं कि इस फोकस ऑन इंडिया डॉक्यूमेंट में क्या बात हुई और ये भारत और जर्मनी के बीच एक गेम चेंजर कैसे है। जैसा कि मैंने आपको ब्रॉड डोमेस्टिक और एक्सटर्नल लेवल के बारे में तो बता ही दिया। फोकस ऑन इंडिया में सबसे पहले एक बैकग्राउंड दिया गया। बैकग्राउंड ये दिया गया कि जर्मनी की तरफ से ये एक्सप्लेन किया गया कि वो भारत को अभी तक जैसे देखता था उसमें कुछ समस्याएं थी। क्या समस्या थी? जर्मनी ने यह देखा कि भाई भारत जो है रूस के साथ एक रिश्ता रखता है और रूस के साथ रिश्ता रखना जर्मनी को पसंद नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जर्मनी के नेबरहुड में यूक्रेन है और यूक्रेन और रूस के बीच में एक युद्ध चल रहा है। क्योंकि जर्मनी एक इकोनॉमिक पावर हाउस है तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि एक कंट्री जो कि एक इकोनॉमिक पावर हाउस है वो इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस नहीं कर पाएगी अगर उसके नेबरहुड में युद्ध चलता रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि जर्मनी के रिश्ते रूस से खराब हैं और ये चीज़ जर्मनी को बहुत खटकती थी भारत का लेके कि भारत रूस जैसे देश के साथ क्यों एंगेज करता है। लेकिन ये जो डिलेमा है, इस डिलेमा को इस फोकस ऑन इंडिया डॉक्यूमेंट में क्लैरिफाई किया गया। जर्मनी ने ये बात एक्सेप्ट करी कि हाँ, हम अभी तक जो है भारत को रूस के नजरिए से देखते थे, हमें समझ नहीं आता था कि भारत का रिश्ता रूस से क्या है। लेकिन अब हमें ये चीज समझ आ चुकी है जो उन्होंने डॉक्यूमेंट में भारत के साथ लिख के दिया कि भारत और रूस के बीच में एक इंडिपेंडेंट रिश्ता है और ये इंडिपेंडेंट रिश्ता नंबर 1 एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन पे है जिसका नाम है डिफेंस। जर्मनी ने कहा कि भारत इस समय रूस से इसलिए एक रिलेशनशिप में डूबा हुआ है क्योंकि रूस बहुत सारा डिफेंस इक्विपमेंट भारत को देता है। और जर्मनी ने एक मैच्योरिटी दिखाते हुए ये बात कही और देखिए ये कितना महत्वपूर्ण है इस डॉक्यूमेंट में, जिसके बारे में अभी प्रधानमंत्री के साथ चर्चा हुई कि उन्होंने ये बोला
कि भाई अगर रूस भारत को डिफेंस इक्विपमेंट देता है, अगर हमें भारत और रूस का इस डिफेंस ट्रेड का जो रिलेशनशिप है वो पसंद नहीं है, तो जर्मनी ने ये बात बोली कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और हम भारत को आर्म्स एक्सपोर्ट करेंगे। इस आर्म्स एक्सपोर्ट से भारत उसकी डिपेंडेंसी रूस पे घटेगी। हम अगर भारत के इस डिफेंस ट्रेड को डाइवर्सिफाई करके इस डाइवर्सिफिकेशन बास्केट में एक महत्वपूर्ण प्लेयर बने तो कहीं ना कहीं भारत के लिए भी फायदा और हमारी जो इरिटेशन भारत के रूस के संबंध को लेकर थी वो भी घटेगी। पहली बार डिप्लोमेसी पे एक इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक जर्मनी की तरफ से खेला गया। ये इसलिए महत्वपूर्ण मैं फिर बोल रहा हूं क्योंकि जर्मनी अभी तक हमेशा से भारत के साथ एक डिफेंस टेक्नोलॉजी लेवल पर एंगेज करने में बड़ा रिलक्टेंट था। जर्मनी को बार बार ये लगता था कि नहीं, हम भारत के साथ आर्म्स एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन ये डिलेमा अब फाइनली रिजॉल्व हो गया। अब आप सोचिए कि ये जो इरिटेंट रिजॉल्व हुआ, क्या ये छोटी चीज़ है? क्या डिप्लोमेसी एक बच्चों का खेल है? ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत की सुरक्षा के लिए और भारत के अंतर्राष्ट्रीय छवि के लिए। दूसरी चीज़, अब अगर हम देखें तो जर्मनी ने एक और चीज़ पे बहुत गहरा हमारे ऊपर एक असेसमेंट किया। जर्मनी ने भारत को बोला कि भारत, आपके सामने एक समस्या है। समस्या ये है कि आप और हम एक प्रकार के नेबर से परेशान हैं। नेबर का नाम आपके केस में चाइना है, हमारे केस में रशिया है। जर्मनी ने कहा कि भारत, इस चीज़ को समझिए कि आपके सामने जो चाइना है वो एक रिविजनिस्ट पावर है और जर्मनी ने कहा कि हमारे सामने जो एक पावर रशिया है वो एक रिविजनिस्ट पावर है। एक साधारण शब्द में एक आम आदमी के लिए अगर मैं उसको समझाने की कोशिश करूं तो रिविजनिस्ट पावर क्या होता है? दोस्तों, रिविजनिस्ट पावर का मतलब है कि एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा देश जो अपने टेरिटोरियल बाउंड्री से, यानी कि अपने सीमा से, अपने बॉर्डर से खुश नहीं है और वो इस बॉर्डरों को अपने आसपास के देशों के साथ बदलना चाहता है। और जब वो ये देश अपने बॉर्डर को बदलने की एक मुहिम चलाता है, इस मुहिम में वो अपने बल का, यानी कि मिलिट्री का प्रयोग करता है। साधारण तौर से समझने की कोशिश कीजिए। जर्मनी के सामने रूस एक रिविजनिस्ट पावर है। वो अपने यूक्रेन के साथ के बॉर्डर को लेकर खुश नहीं है। यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है कि यूक्रेन के ईस्टर्न पेरिफेरी में कुछ टुकड़ों को वो हासिल करके उनको रशिया का हिस्सा बना ले। और समझने की फिर से कोशिश कीजिए कि भारत के सामने चीन एक रिविजनिस्ट पावर है। चीन आज की डेट में वही काम कर रहा है लद्दाख से लेकर अरुणाचल में, जिसके ऊपर खैर अब सहमति बन चुकी है कि चीन ऐसी हरकत नहीं करेगा, पर क्योंकि चीन ने ये हरकत की है तो ये कहना गलत तो नहीं होगा कि चीन एक रिविजनिस्ट पावर था और है भी अभी भी। आने वाले समय में फिर हो सकता है कि वो वैसा व्यवहार दिखाए। इस कॉन्टेक्स्ट में अब देखिए कि जर्मनी और भारत के बीच में एक मास्टर स्ट्रोक कैसे हुआ। जब जर्मनी ने यह बात भारत को बोली कि आपके सामने एक रिविजनिस्ट पावर है चीन, मेरे सामने एक रिविजनिस्ट पावर है रूस, हम रूस को अपने लेवल पर देख लेंगे, पर आप चीन को कैसे मैनेज करेंगे? चीन को मैनेज करने के लिए जर्मनी ने भारत के साथ जो अभी कूटनीतिक लेवल पर संबंध बनाए, इस फोकस ऑन इंडिया डॉक्यूमेंट में एक बड़ा महत्वपूर्ण अग्रीमेंट हुआ। अग्रीमेंट पता क्या था? अग्रीमेंट ये था कि जर्मनी ने कहा कि हम आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे आपके साथ जिससे कि देखकर चीन को ये लगे कि भाई जर्मनी भारत में आकर डायरेक्टली हमें काउंटर कर रहा है, क्योंकि ये चीज़ तो अमेरिका का एक परसेप्शन चीन के माइंड में भारत को लेकर बना ही हुआ है। क्योंकि चीन को बार बार ये लगता है कि भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो संबंध सिर्फ और सिर्फ इसलिए हैं कि अमेरिका भारत का प्रयोग करके मुझे काउंटर करना चाहता है। जर्मनी एक मैच्योर कंट्री है। जर्मनी ने कहा कि भारत, चीन को काउंटर तो करना है, अमेरिका की तरह नहीं, हमारी तरह। हमारी तरह का क्या मतलब है? जर्मनी ने कहा कि भारत, आप इस समय ग्लोबल साउथ के एक लीडर बनना चाहते हैं। ग्लोबल साउथ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसमें भारत ये बोलता है कि विश्व की वो सारी शक्तियां जो कमज़ोर देश हैं, हम उनके लिए एक उनका वॉइस बनना चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हम उनके विकास में अपना एक भागीदारी रखना चाहते हैं। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि भारत आज की डेट में ग्लोबल साउथ की लीडरशिप के ऊपर इसलिए फोकस करता है क्योंकि जब भारत आने वाले समय में एक विश्व की शक्ति बनेगा तो वो विश्व की शक्ति तभी बनेगा जब दूसरे देशों को साथ लेके चलेगा। और साथ लेके चलने की जो भारत की एक मुहिम है वो है कि भारत अपने आप को ग्लोबल साउथ का एक चैंपियन बनाना चाहता है। और इसी लेवल पर जर्मनी ने भारत को बोला है, हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। अभी जो हाल ही में बायलैटरल विजिट हुई, इस विजिट के दौरान जो जर्मन हेड ऑफ द स्टेट थे, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को यह बात बोली कि आपके इस ग्लोबल साउथ की लीडरशिप में हम आपको मदद करेंगे। कैसे? अब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि इन्होंने एक नया नज़रिया ढूंढा है और वो जो नया नज़रिया है वो उसको हम कहते हैं न्यू ग्लोबल सिक्योरिटी पैराडाइम। इसका क्या मतलब है? ये न्यू ग्लोबल सिक्योरिटी पैराडाइम भारत और जर्मनी के बीच में क्या है? आप खेल को समझिए। जर्मनी ने बोला भारत को कि भारत, आप अगर ग्लोबल साउथ के लीडर बनना चाहते हैं, ग्लोबल साउथ में तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इस समय क्लाइमेट चेंज की समस्या से, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से जूझ रहे हैं। क्यों ना आप और मैं मिलके इन देशों की मदद करें, इन देशों को क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को मिटिगेट करने की शक्ति प्रदान करें मिलकर, जिससे कि सबसे पहला फायदा ये हो कि आप अपनी जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को टैकल करने की टेक्नोलॉजी है, आपके पास जो अपनी स्ट्रेटेजीज हैं वो आप शेयर करें, और हम एक एडवांस्ड इकोनॉमी होने के नाते जो पैसा हमारे पास है हम वो पैसा एक तीसरे देश में लगाएं, एक 2+1 फॉर्मेट में, जिससे कि आपका हमारा दोनों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फायदा हो।
अब इस कॉन्टेक्स्ट में ये हुआ है कि भारत ने और जर्मनी ने इस बार इस मीटिंग के दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण अचीवमेंट किया है और उन्होंने बात की है एक बहुत ही नए कॉन्सेप्ट की जिसका नाम है सोशियो इकोलॉजिकल सिक्योरिटी। पहली बार भारत ने एक यूरोप के इतने बड़े देश के साथ सोशियोलॉजिकल सिक्योरिटी के बारे में चर्चा की है। सोशियो इकोलॉजिकल सिक्योरिटी जो है, इस सोशियो इकोलॉजिकल सिक्योरिटी के तहत इन्होंने V20 पे फोकस किया है। V20 का मतलब है वल्नरेबल 20 कंट्रीज। वल्नरेबल 20 कंट्रीज का मतलब यह है कि इन दोनों ने, जर्मनी ने और भारत ने मिलकर 20 ऐसे वल्नरेबल देशों की एक लिस्ट तैयार की है जो अफ्रीका से लेके सेंट्रल एशिया से लेके साउथ ईस्ट एशिया में बसे हुए हैं, जिनको भारत और जर्मनी अब मिलके 2 कंट्रीज मिलके +1 यानी कि एक थर्ड कंट्री में जाकर क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन को मिटिगेट करने की पूरी स्ट्रेटेजी, टेक्नोलॉजी और ग्रीन फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे। भारत अब एक नया डायमेंशन ऑफ सिक्योरिटी खोज रहा है और इसमें जर्मनी भारत के साथ है। दोनों को फायदा है। भारत अगर मान लीजिए वल्नरेबल 20 कंट्रीज के साथ एंगेज करेगा तो इन वल्नरेबल 20 कंट्रीज में भारत क्या होगा, जाहिर सी बात है कि वो उन देशों में अपनी एक इंपैक्ट, अपनी परछाई छोड़ पाएगा। और जर्मनी को क्या फायदा मिलेगा कि जर्मनी भारत के साथ एंगेज करके इन देशों में अपनी परछाई छोड़ पाएगा। इन देशों को भी मालूम चलेगा कि यूरोप के सारे देश एक जैसे नहीं, जर्मनी जैसे देश भी हैं जो भारत के साथ मिलकर हमारे विकास के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए और हमारी समस्याओं का हल निकालना चाहते हैं। इस पूरे गेम से एक चीज तो क्लियर हो गई कि फोकस ऑन इंडिया डॉक्यूमेंट से और जर्मन हेड ऑफ द स्टेट के भारत विजिट से जर्मनी ने यह बात तो तय करके क्लियर कट बोल दिया कि जब वो आज इंडो पैसिफिक एरिया में आएगा तो इंडो पैसिफिक एरिया में आने के टाइम उसका जो फोकल पॉइंट है, यानी कि जिस पॉइंट से जर्मनी पूरा इस एरिया में एंगेज करेगा, वो बेस उसका भारत होगा। इससे बड़ा इस समय भारत की डिप्लोमेसी में, भारत की विदेश नीति में और कोई अचीवमेंट नहीं हो सकता कि हम लोगों ने एक यूरोप के इतने प्रसिद्ध देश के साथ इतना बड़ा ब्रेक थ्रू अचीव कर लिया। लेकिन एक चीज को समझिए, इस पूरे डिबेट में एक सबसे महत्वपूर्ण अचीवमेंट जो है वो ये है कि जर्मनी ने एक मैसेज सिर्फ विश्व तौर पर नहीं दिया बाकी लोगों को कि देखिए भारत हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, पर जर्मनी ने एक मैसेज सबसे महत्वपूर्ण तरीके से यूरोपियन संघ को भी दिया। क्योंकि यूरोपियन संघ अभी हमेशा से जब वो भारत को देखता है तो वो यूरोपियन संघ और भारत को देखता है। अब आप कहेंगे कि इसमें फर्क क्या है? फर्क ये है कि यूरोपियन संघ की नीति भारत को लेके अलग है और यूरोपियन संघ के अंदर के देशों की नीति, उनकी भारत के साथ जो संबंध है वो अलग है। जर्मनी ने एक फोकस ऑन इंडिया डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके इन सारी चीजों पे क्लैरिटी देके ये बात तो तय करके बता दी कि जर्मनी की सोच जरूरी नहीं कि यूरोपियन संघ की सोच से मैच करे, क्योंकि यूरोपियन संघ अभी भी भारत को लेके एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजरिए से नहीं देखता। उसको अभी भी चीन के साथ ज्यादा फोकस करके, चीन के साथ एंगेज करके अपनी आर्थिक परिस्थितियों को मजबूत करने की एक रणनीति बनाकर वो काम कर रहा है। लेकिन जर्मनी ने इस पूरे ट्रेडिशन को फोकस ऑन इंडिया डॉक्यूमेंट से ब्रेक किया और पिछले हफ्ते की बायलैटरल विजिट में जर्मन हेड ऑफ द स्टेट ने यह बात बोल दी कि यूरोपियन संघ की अप्रोच भारत को लेकर जो मर्जी हो, यूरोपियन संघ की अप्रोच चीन को लेकर जो मर्जी हो, हम भारत के साथ खड़े हैं, हम भारत के साथ अपने नजरिए से एंगेज करेंगे। इसका खमियाजा वेस्टर्न यूरोप के बाकी देशों के ऊपर भी होगा, क्योंकि अब ब्रिटेन, इसके बाद फ्रांस, ये सारे देश भी जो हैं अब भारत के साथ एक इंडिपेंडेंट रणनीति को अपनाएंगे और इससे भारत को फायदा ये होगा कि वो आर्थिक तौर पर और एक विश्व शक्ति के तौर पर दोनों तरफ से मजबूत होगा। तो एक चीज तय है, इन कंक्लूजन अगर मैं बोलूं तो ये जो फोकस ऑन इंडिया डॉक्यूमेंट था, इससे भारत और जर्मनी अब एक ग्लोबल साउथ के लेवल पर काम कर पाएंगे। जर्मनी ने भारत को ग्लोबल साउथ की एक लीडरशिप पोजीशन को एक्सेप्ट करते हुए इस ग्लोबल साउथ की लीडरशिप पोजीशन में उसका सहयोग देने के लिए, साथ देने के लिए मान लिया है। चीन को बैलेंस आउट करने के लिए ग्लोबल साउथ का लीडर अगर जर्मनी भारत को बनाएगा तो चीन का दबदबा ऑटोमेटिकली ग्लोबल साउथ में घटेगा और जैसे जैसे भारत का दबदबा ग्लोबल साउथ में एक न्यू ग्लोबल सिक्योरिटी पैराडाइम जो सोशियोलॉजिकल और सोशियो इकोलॉजिकल सिक्योरिटी पे बेस्ड है, जिसमें वल्नरेबल 20 कंट्रीज के साथ एंगेज करके ये दोनों देश आज की डेट में क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग को मिटिगेट करेंगे, तो भारत अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक क्लाइमेट चेंज चैंपियन भी पोर्ट्रे कर पाएगा। आई होप कि इस वीडियो के बाद ये जो एक बड़ी महत्वपूर्ण विजिट हुई, जिसके बारे में हमारी मीडिया में अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा चर्चा हुई नहीं, इस वीडियो के बाद कम से कम आपको ये चीज़ अब क्लियर हो गई होगी कि भारत इस समय यूरोपियन संघ के सामने और पूरे विश्व के सामने कैसे एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभर रहा है। ये भारत का एक शाइनिंग मोमेंट है और हर एक भारतीय को इस चीज़ पे गर्व होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, आज मैं पवनीत जी का वीडियो आपके पास इसलिए लेकर आया ओपिनियन देने के लिए, क्योंकि पवनीत जी को जो ग्लोबल अफेयर्स की जानकारी है वो इतना डीपली और डिटेल में समझाते हैं कि उसे सुनना बहुत अच्छा लगता है। हालांकि मैं भी आपको ये सारी बातें बता सकता था, समझा सकता था, लेकिन मुझे लगा मेरे से ज़्यादा अच्छा तरीका उनका है और आपको बात ज़्यादा अच्छे से डिटेल में समझ में आएगी। तो बात करते हैं यूरोप, जर्मनी और भारत की।
नो डाउट यूरोप में जर्मनी एक बहुत बड़ा ताकतवर देश है यूरोपीय यूनियन का, लेकिन फ्रांस भी एक बहुत बड़ा देश है। दोनों में डिफरेंस ये है कि फ्रांस बहुत सालों से इंडिया को सपोर्ट करता रहा है, जबकि जर्मनी प्रो पाकिस्तान रहा है। हालांकि दोनों ही नाटो के मेंबर्स हैं, उसके बावजूद दोनों की पॉलिसीज अलग अलग हैं। जैसा कि पवनीत जी अपने वीडियो में बताते थे कि यूरोपीय यूनियन की जो इंडिया को लेके थिंकिंग है या प्लानिंग है या वो सोच है, वो एक डिफरेंट है, और जर्मनी चाहता है कि वो सोच से अलग हटकर भारत को एक अपने नजरिए से देखे, अपनी एक सोच डेवलप करे नई। ठीक इसी तरीके से फ्रांस ने भी यूरोपीय यूनियन की सोच से अलग हटके भारत को समर्थन देना जारी रखा है कई सालों से। अब जर्मनी चाहता है कि उसी तरीके से वो भी भारत को अपनी एक अलग सोच के साथ लेके चले। अभी आपने देखा होगा कि कुछ साल पहले इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी वहां पर बहुत बहुमत से जीती। हालांकि जो यूरोपीय यूनियन के इलेक्शन हुए थे उनमें भी उनकी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो जॉर्जिया मेलोनी की जो खासियत है वो यही है कि वो बीजेपी की तरह है, प्रो नेशनलिस्ट, प्रो राइट। तो प्रो राइट और नेशनलिस्ट वो पार्टीज होती हैं जो अपने देश के लिए नेशन फर्स्ट पॉलिसी रखती हैं। तो उन्होंने भी यूरोपीय यूनियन की सोच से अलग हटके भारत को समर्थन करना शुरू किया, नए रिलेशन डेवलप करना शुरू करा। आपको तो पता ही है कि मेलोनी जी और मोदी जी की केमिस्ट्री कितनी अच्छी है। मेलोनी तो अपना जो मेलोडी वाला सेल्फी है वो भी कितनी वायरल हुई थी। तो इस तरीके से अब ये तीन देश खुलकर भारत के समर्थन में यूरोप से आ गए हैं। हालांकि बहुत सारे देश हैं जो भारत को समर्थन करते हैं, लेकिन यूरोपीय यूनियन का एक अलग सोच है, अलग उनकी थिंकिंग है। तो अब जर्मनी चाहता है कि वो भारत को रूस से अलग कर दे। देखिए, भारत को रूस से अलग करना किसी भी देश के लिए इतना आसान नहीं है। मैं ये शब्द इसलिए, नामुमकिन भी नहीं है लेकिन आसान भी नहीं है। नामुमकिन इसलिए नहीं है क्योंकि वक्त कभी किसी का एक सा नहीं रहता, वक्त कभी किसी के बारे में सोचता नहीं है। हर देश का अपना एक नेशनल इंटरेस्ट होता है। रशिया का अपना एक नेशनल इंटरेस्ट है, इंडिया का अपना है, चाइना का अपना, और यूरोपीय यूनियन का अपना, और जो यूरोपीय यूनियन के कंट्रीज हैं उनका अपना अपना। तो हर देश अपना जो नेशन इंटरेस्ट है वो पहले देखता है। हो सकता है फ्यूचर में जब पुतिन ना रहे तो और कोई आए और जो वो एंटी इंडिया हो और प्रो चाइना और प्रो पाकिस्तान हो, क्या पता, वक्त का कुछ पता थोड़ी है। तो जर्मनी का ऐसा सोचना है कि भारत को रशिया के चंगुल से बाहर निकाल दिया जाए और भारत की जो डिपेंडेंसी है रशिया के ऊपर वेपन्स को लेके, उस डिपेंडेंसी को ख़त्म किया जाए। अब जर्मनी क्या करता है, जर्मनी बहुत, उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत हाई फाई है, अच्छी है, मतलब जो इनका इनोवेशन है वो बहुत अच्छा है। तो जर्मनी केवल उन कंट्रीज़ को अपनी टेक्नोलॉजी या बाकी चीज़ें सपोर्ट करता है वेपन से रिलेटेड, जो उसे लगता है कि उससे जर्मनी को कोई खतरा नहीं है, मतलब उसके जो फ्रेंडली कंट्री हैं या लाइकवाइज कंट्री है। अब उस लिस्ट में जर्मनी ने इंडिया को डाल दिया है, और उसमें लिस्ट में डालने से उसका पर्पस ये है कि वो भारत को अब अपने साथ में लाना चाहता है। इस सिलसिले में बहुत सारे एमओयूज भी साइन हुए हैं, जिसमें से एक स्टूडेंट्स को लेकर भी है। जैसे कि पहले जर्मनी जो भारत के स्टूडेंट्स जाते थे पढ़ने, उन्हें केवल 20,000 स्टूडेंट्स को या लोगों को वीज़ा मिलता था जर्मनी जाने का। लेकिन अब जो ये जर्मनी के चांसलर आए हैं, इन्होंने इस लिमिट को 20,000 से बढ़ा के 90,000 कर दिए। सोचिए कि कितनी इंपॉर्टेंस जर्मनी दे रहा है। इंडिया इन डिमांड, भारत की मांग है चारों तरफ विश्व में, और मेरी ईश्वर से दुआ है या प्रार्थना है कि भारत की मांग हमेशा ऐसे ही बरकरार रहे, भारत की इज्जत, भारत की शान इसी तरीके से ऊपर जाती रहे कि इस शान में, इस तरक्की में किसी भी दुश्मन देश की नजर न लगे। हम रात दुगनी चौगनी तरक्की करते रहें, यही मेरी दुआ है, प्रार्थना है। तो जो ये सिस्टम चल रहा है, हर कंट्री का सिस्टम, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आजकल एक दौड़ लगी हुई है विश्व में कि क्या ऐसा किया जाए कि हम भारत के करीब आ सकें, और उसी दौड़ में जर्मनी भारत में आया है। हालांकि अभी बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनको इस देश में अभी शामिल होना है, यूरोप के, और उस देश में शामिल हो, जो जितना जल्दी शामिल होगा उसे उतना बेनिफिट भी होगा, मतलब उस कंट्री, उसके खुद के देश के लिए भी।
जैसे कि मान लीजिए जर्मनी अगर इंडिया के साथ अपने रिलेशन अच्छे कर रहा है या टाई अप्स कर रहा है, तो उससे न केवल इंडिया को फ़ायदा होगा, उसको भी फ़ायदा होगा। वो उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी या मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी, फिर वो प्रोडक्ट्स दूसरे देशों को बिकेंगे, तो उससे उसको भी फ़ायदा होगा। जैसे ब्रह्मोस रशिया और इंडिया ने मिलकर बनाई, लेकिन बन इंडिया में रही है, तो वो जब इंडिया इसको बेचता है किसी भी कंट्री को, तो उसका शेयर रशिया को भी जाता है। ठीक इसी तरीके से उसका बेनिफिट जर्मनी को भी मिलेगा। इंडिया में लेबर कॉस्ट कम है, जर्मनी में बहुत हाई है, इसलिए अब हर देश चाहता है कि लेबर कॉस्ट कटिंग के लिए जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट कम करने के लिए वो अपनी इंडस्ट्री या फैक्ट्रीज इंडिया में लगाएं। यही रीज़न था, लेबर कॉस्ट वाला रीज़न, कि शुरुआती दिनों में जो पिछले 10-15 साल थे, यूरोप प्लस अमेरिका, इन कंट्रीज़ की जितनी भी इकोनॉमी मतलब फैक्ट्रीज थी, सब चाइना में जाके शिफ्ट हो गई थी। अब वो शिफ्टिंग जर्मनी चाहता है कि चाइना से निकल के वो इंडिया में हो। तो वक्त कभी किसी का एक सा नहीं रहता, वक्त हमेशा बदलता रहता है। अब भारत का वक्त है और मैं चाहता हूँ ये वक्त कभी ना कभी तो बदलेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक हमारा ऐसा वक्त रहे। तो जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी नया अपडेट आता है वो मैं अपने नए वीडियो में लेकर आऊँगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा ये चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगना है, आपकी केवल हम्बलनेस और काइंडनेस है कि आप कुछ सेकंड निकालें और लाइक सब्सक्राइब करें प्लीज़। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।